दोस्तों ये अभी जो लेटेस्ट हमारा ईपीएफओ का एग्ज़ाम हुआ है उसमें अकाउंटिंग पार्ट के जो क्वेश्चंस हैं हम आज उसको अटेम्प्ट करेंगे, उसको समझेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे उसमें क्या आंसर बनता है। और ये हमारी क्लासेस के जो हमारे पहले बैचेस हुए हैं अकाउंटिंग के, उसमें अगर आप लोगों ने बढ़िया सा ठीक से अच्छी तैयारी की होगी, उससे थ्रू गए होंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से आप समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत काम आएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अभी हम यहाँ लाइव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे समझना है, ये सारा कुछ हम यहाँ डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ईपीएफओ एग्जाम की क्वेश्चन पेपर में। पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स ग्रॉस प्रॉफिट। लेट्स अंडरस्टैंड what is gross profit. If we talk about in accounting terms, so there is two type of profit, net profit and gross profit, right? Two profit are there, gross profit and net profit. Gross का मतलब क्या होता है? Gross means yet to be deducted something, that means अभी कुछ बाकी है जो इसमें से माइनस होना है, एंड येट टू बी समथिंग टू बी ऐड, देन द ग्रॉस प्रॉफिट विल कन्वर्ट इनटू नेट प्रॉफिट। तो हम समझा, ग्रॉस प्रॉफिट पहले आएगा, नेट प्रॉफिट बाद में आएगा, राइट? बहुत थॉरली समझने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो इसको हम लोग नॉर्मल समझ सकते हैं कि वो प्रॉफिट जो ट्रेडिंग से आया वो प्रॉफिट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है, राइट? तो अभी आपको अकाउंटिंग के टर्म्स में अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग ऐसे समझेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, ट्रेडिंग अकाउंट वो कैसे बनता है? वो ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बनता है, यहां आपका आता है ओपनिंग स्टॉक और प्लस क्या करते हैं आप सारे प्लस आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर परचेजेस, माइनस करते हैं रिटर्न, जो आपने परचेज रिटर्न किया हुआ है वो आप माइनस करते हैं, और फर्दर उसके बाद इसमें प्लस करते हैं सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट? ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और माइनस इधर साइड में लोग, ये डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड में लोग लिखते हैं सेल्स माइनस रिटर्न, राइट? तो जो इस पोर्शन को इससे माइनस करेंगे तो जो निकल के आएगा वो होगा आपका जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, राइट? इसी चीज को समझ सकते हैं यहाँ पर कि हम मोटा मोटा कह सकते हैं, इसी वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू आवर ट्रेडिंग अकाउंट दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, so total sales minus the cost of goods sold is sales minus cost of goods sold is gross profit. अब अपने क्वेश्चन में आते हैं, नोटेड? ओके, अभी अपने क्वेश्चन में आते हैं। हमको यहाँ क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि क्वेश्चन पूछ रहा है which one following denotes gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट क्या डिनोट करता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक, नथिंग इज माइनस, तो ये नहीं होगा, कुछ माइनस भी करना है, राइट? सेकेंड, सेल्स लेस परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो मैंने बताया था आपको वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। नेट प्रॉफिट लेस एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड, नहीं, ये तो कंप्लीटली गलत है, क्योंकि नेट प्रॉफिट हमेशा डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट में से कुछ और माइनस करके ही आता है, राइट? तो नेट प्रॉफिट में से कुछ माइनस नहीं करना होता, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। सही स्टेटमेंट क्या है? सेल्स लेस, यानी सेल्स ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसमें से माइनस कर देंगे सेल्स, तो हमारा जो आएगा वो आएगा जीपी, यानी हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, राइट? सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। चलिए मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में।
What is underlying accounting concept that support no anticipation of profit but provision for possible losses? इस लाइन का मतलब आपको समझाता हूं, आप इसके आगे आंसर अपने आप खुद समझ जाएंगे। अपने अकाउंट्स में एक लॉ एक कंसेप्ट लेके चलते हैं, एक पॉलिसी लेके चलते हैं, अंडरलाइंग रूल्स है अकाउंटिंग में कि अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉफिट दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, जस्ट लीव दैट। इजी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इफ यू हैव सीन एनी प्रॉफिट इन फ्यूचर, if you are seeing any profit in future, then nothing to do for this. It will come, then you will record in your books of accounts that you have earned such and such profit. If there is possible losses in future, if you are seeing that loss can be occur in future, right? Understand? If you see that this much loss can be occurred after 2 or 3 years, then we have to make some provision. कुछ बचाना है, कुछ प्रोविजन करना है, कुछ सेव करना है। कहां से? प्रॉफिट से, आज के प्रॉफिट से सेव करना है, ताकि हम फ्यूचर में जब वो लॉस आए तो हम उसको वहां से पे कर सकें, राइट? एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, नो एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए कोई एंटिसिपेशन नहीं करना है, बट प्रोविजन करना है, कुछ रिजर्व करना है पॉसिबल लॉसेस जो फ्यूचर में हो सकते हैं। उस पॉसिबल लॉसेस के लिए हमको क्या करना है? कुछ पहले से, आज से ही कुछ एंटिसिपेट, कुछ बचत करके रखनी है। ये एक रूल है अकाउंटिंग का। इसी के रूल के तहत हम लोग जो है जितने भी रिजर्व और प्रोविजंस आप देखोगे अपनी बैलेंस शीट में जो क्रिएट किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है ताकि जब कभी भी फ्यूचर में वो लॉस आए, वो लॉस इतना बड़ा होता है कि अगर हम उस साल में उसको डिडक्ट करने देंगे तो हमारी पूरी प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो जाएगी, राइट? तो एंटिसिपेशन ऑफ पॉसिबल लॉसेस हमको करने पड़ते हैं। हम लोग उसके लिए हम लोग प्रोविजंस करेंगे, उसको एंटिसिपेट करने के लिए कुछ प्रोविजंस को रिजर्व करेंगे। तो ये कंसेप्ट हमारा किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। हमारी कंसिस्टेंसी मतलब हमारी जो फर्म है वो चलती रहे, हमारी फर्म रुके ना, राइट? अगर वो फर्म हमारी हो जाएगी, अगर हमारा लॉस हो जाएगा तो वो रुक जाएगी। गॉट इट? Which one of the following accounting concept is applied by an entity? Entity मतलब होता है इकाई, वो फर्म या वो इकाई जिसके लिए हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं वो एंटिटी कहलाती है। एंटिटी when events यानी घटनाएं, कैसी घटनाएं? such as, कैसी घटनाएं? ये दिखा है such as, जैसे कि new competitors entering in the market and rift between production and marketing department are not disclosed in the books of accounts। मतलब नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आया है और नया कॉम्पिटिटर आ गया और आपका जो प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि हमने नए कॉम्पिटिटर को एंटिसिपेट करने के लिए कोई हमने प्रोविजन किया है, कुछ बनाया है, हमने कुछ ऐसा किया हुआ है, कुछ सिस्टमेटिक किया होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस सिचुएशन में हम लोग जो कंसेप्ट अपनाएंगे वो होगा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या आता है कि हम उस कॉम्पिटिटर के उस रिफ्ट को हम लोग मनी के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, मनी के टर्म्स में समझेंगे और अपने पास एंटिसिपेट करेंगे। ये हमारा मनी मेजरमेंट होता है, ठीक है ना? वेजेस आर paid for installation of new machinery debited to which account of the following accounts? देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने वाला है कि हम पेड तो कर रहे हैं वेजेस, ठीक? जनरली अगर आप देखेंगे तो अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका जो वेजेस पार्ट है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के पार्ट में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में। ये हम लोग हमेशा पढ़ते आते हैं और ये कंफ्यूजिंग पार्ट है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ट्रिक किया गया, घुमाया गया है। क्वेश्चन में नाम वेजेस का दिया गया है, लेकिन वो हमको ये देखना है कि वो पेड किस लिए हो रहा है। वो पेड हो रहा है एक नई मशीन है उसके इंस्टॉलेशन में, मशीन में पेड हो रहा है, राइट? तो वो वेजेस नहीं, क्योंकि वेजेस हम उसको बोलते हैं जो मशीन को रन करने के बाद, मशीन एक बार रन हो गई, काम कर रही है, अब उसमें हम कुछ लेबर लगा रहे हैं, कुछ वेजेस पेमेंट कर रहे हैं और कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जितना हम
प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उतना हमारा वेजेस बढ़ता जाएगा। लेकिन जब मशीनरी इंस्टॉल करते हैं, नई मशीन जब लगाते हैं, तो जो नई मशीन की इंस्टॉलेशन कॉस्ट आती है वो मशीन की कॉस्ट में जुड़ता है। एग्जाम्पल के लिए बात करें, आपने एक नया जेनसेट लिया, जेनसेट आपने बाहर से मंगाया और जेनसेट मंगाकर आप इंस्टॉल कर रहे हैं अपनी फर्म में, तो बाहर से मंगाने की ट्रांसपोर्टेशन प्लस जेनसेट की कॉस्ट और प्लस उसको इंस्टॉल करने की, उसको लगाने की जो कॉस्ट आएगी, वो सारा कुछ कॉस्टिंग उस मशीनरी यानी उस जेनसेट की कॉस्ट को माना जाएगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पर हम जो ऐड करेंगे यानी कि किस अकाउंट में जाएगा, वेजेस अकाउंट में नहीं जाएगा क्योंकि वेजेस का पार्ट नहीं है। इंस्टॉलेशन अकाउंट कोई नया नहीं बनता है, ये अलग से अकाउंट क्रिएट हम नहीं कर सकते, नहीं होना चाहिए। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो बात की बात है, ये मशीनरी अकाउंट मशीनरी में जुड़ जाएगा, राइट। यहाँ पर एक बात और बता दूंगा आपको आपकी जानकारी के लिए, डेप्रिसिएशन, अगर मैं आपसे कहूं कि इसी क्वेश्चन में घुमा दे कि डेप्रिसिएशन लगाया गया है, डेप्रिसिएशन लगाया गया है, तो डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा? वेजेस में नहीं आएगा, इंस्टॉलेशन का मतलब ही नहीं बनता डेप्रिसिएशन में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो आएगा लेकिन वो सीधे सीधे नहीं आएगा, वो आएगा आपकी इसी मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाएगा और नेट वैल्यू निकाल दी जाएगी, राइट। जिस हेड से रिलेटेड होता है उसी हेड में ही जाएगा। वेजेस है लेकिन इंस्टॉलेशन के लिए है तो मशीनरी में ही जुड़ जाएगा। अगर वेजेस होता और ये लाइन ना लिखी होती, ये लाइन ना होती इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तो हम इस वेजेस को वेजेस अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, करंट लायबिलिटी, व्हेन करंट लायबिलिटी पेबल, करंट लायबिलिटी कब पे की जाती है, कब पेबल होती है, कितने टाइम में पेबल होती है। याद रखिए, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का पेमेंट कब होता है? विद इन 1 ईयर। हम जिन लायबिलिटी हमारी पेबल होती है वो सारी लायबिलिटी करंट लायबिलिटी है, ये सिंपल रूल है, नथिंग। विद इन 1 ईयर जिसको पेमेंट करना है करंट लायबिलिटी है, मोर देन 1 ईयर पेमेंट करना है दिस इज नॉट करंट लायबिलिटी, सिंपल। पहला ऑप्शन है, आंसर है विद इन 1 ईयर। नाउ सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, विच वन ऑफ द फर्स्ट बुक, सबसे पहली बुक कौन सी है जहां हम किसी ट्रांजैक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फर्स्ट बुक इन विच द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस यूनिट्स आर रिकॉर्डेड। फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस वेयर रिकॉर्डेड होता है। आप लोगों को पहले पता है, जैसा आप लोगों ने बताया था पहले ही, कि जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन होता है और वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है जर्नल में, जर्नल से वो लेजर में जाता है, लेजर से जाता है आपके किसमें, ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस के बाद वो जाता है आपके ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में, और उसके बाद वो जाता है फाइनली बैलेंस शीट में। अभी वो क्वेश्चन कह रहा है कि पहला ट्रांजैक्शन होता है वो कहाँ रिकॉर्ड होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए जर्नल में, ठीक है। कहाँ आंसर होना चाहिए हमारा, जर्नल में रिकॉर्ड होता है पहला ट्रांजैक्शन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन सही होगा ये वाला, आपका आंसर नंबर डी, जर्नल। ये आंसर आपका ठीक होगा, जर्नल में होता है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स रिसिप्ट, which of the following concern prepare receipt and payment accounts। इसमें से कौन से concern receipt and payment account बनाते हैं, ठीक है। देखिएगा, इसमें एक चीज समझने वाली है कि जो नॉर्मल फर्म्स होती हैं, दैट मीन फर्म जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट्स में ट्रेडिंग करती है, प्रोडक्शन करती है, ट्रेडिंग करती है, प्रॉफिट अर्न करती हैं, ऐसी सारी फर्म हमेशा एज पर गाइडलाइन, एज पर गाइडेंस, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनको हमेशा अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, राइट। लेकिन आपने देखा होगा कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रॉफिट अर्न नहीं करती, वो चैरिटी के लिए काम करती हैं, उनको हम लोग
नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ बोलते हैं, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ भी बोलते हैं, राइट। तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न बोलते हैं जिनका काम ट्रेडिंग करना नहीं होता, जिनका काम चैरिटी करना होता है। लाइब्रेरीज और आपके हॉस्पिटल्स, राइट, एंड ट्रस्ट, ये सारे इसी के पार्ट होते हैं। तो अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि नॉन ट्रेडिंग ऐसे कि इनको यानी कि ट्रेडिंग वाली फर्म को क्या बनाना होता है अपने अकाउंटिंग में। इनको चाहिए कि ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट, ये बनाना पड़ता है आपकी जो ट्रेडिंग करती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जो नॉन ट्रेडिंग यानी एनजीओ या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ, को ये सारे एक ही फर्म के नाम होते हैं। इनको अगर कुछ इनको बनाना पड़ेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, तो क्या मेंटेन करना पड़ेगा इनको। जैसे वहां पर ट्रेडिंग और पीएल बनता है, उसकी जगह इनका बनेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, राइट। ये ट्रेडिंग की जगह पर ये बनेगा और पीएल की जगह पर इनका बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, ठीक है। बाकी बैलेंस शीट इनकी भी रहेगी और बैलेंस शीट इनकी भी रहेगी। तो नॉन ट्रेडिंग अकाउंट एनजीओ या नॉन प्रॉफिट मेकिंग अकाउंट अपने इस तरह से वो क्रिएट करते हैं। तो हम लोग इसको क्वेश्चन के आंसर में अगर हम लोग बात करेंगे, इसका आंसर सही होगा नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, राइट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन बनाता है? रिसिप्ट एंड अकाउंट नॉन ट्रेडिंग कंसर्न नहीं बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नहीं बनाती है। कंपनी रजिस्टर्ड एंड कंपनी एक्ट जो होता है उसमें भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और इनमें सिर्फ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाती है, ठीक है जी। Which one of the following statement is correct about income and expenditure account? अभी इसकी पहले बात हो रही थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये एक रियल अकाउंट नहीं है, रियल अकाउंट नहीं कहते। तभी जब हम लोग रियल अकाउंट की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो उसका आपको नहीं दिखेगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर किसी आपने कुछ लिया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कुछ एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो निकल के आता है इनकम या एक्सपेंडिचर। यानी रिसिप्ट और पेमेंट में से आपने माइनस किया, रिसिप्ट ज़्यादा निकली, पेमेंट कम निकली, फिर वो आपकी इनकम का पार्ट बन गया। लेकिन उस इनकम में से फर्दर और आपने एक्सपेंडिचर माइनस किए तो आपका नेट इनकम या नेट एक्सपेंडिचर यानी नेट इनकम या नेट लॉस निकल के आता है। तो वो हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो नॉमिनल अकाउंट में होता है, राइट। तो ये रियल भी नहीं होगा, पर्सनल, क्योंकि पर्सन से रिलेटेड नहीं होता है, फर्म से रिलेटेड है, और ये इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। वही चीज़ बात हो गई इसी, और ये दो ऑप्शन सेम हैं, बस नाम अलग अलग कर दी। एक्चुअली में नॉमिनल अकाउंट होगा, राइट। ये हमारे आंसर्स थे। नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम टेस्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग जो अपना ईपीएफओ का पेपर है उसका एनालिसिस करेंगे और उसमें कॉन्सेंट्रेट करेंगे कौन से एरिया पे, वो होगा अपना लेबर लॉ दोस्तों। तो दोस्तों हमें इस पूरे पेपर को एनालिसिस करने से पहले एक बात सोचना होगा कि भाई जो हम लोग पढ़े थे क्या वहाँ से पेपर में क्वेश्चन है कि नहीं है, या किस तरीके से पढ़े थे उस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं है। अब देखो दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी थी, बहुत सारे कोचिंग है, सबने कहा कि हाँ मेरे से आया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, हर कोई कह सकता है, किसी पे रोक नहीं है। लेकिन हम लोग अपना एनालिसिस करेंगे, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे क्या हम लोगों ने जो पढ़ा उस तरीके से क्वेश्चन थे कि नहीं थे। और साथ में क्वेश्चन होना ही बात नहीं है, क्या जिस पैटर्न से हम लोग पढ़ने की कोशिश किए उस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिले कि नहीं मिले, ये इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग पहले बेसिक एनालिसिस करेंगे कि हम लोग पढ़ाई किस तरीके से किए थे दोस्तों। तो आप देखेंगे दोस्तों कि जब हम लोग क्लास स्टार्ट किए थे उसमें सबसे पहले जो बात थी कि जो ईपीएफओ हमें पढ़ना था, ईपीएफओ के पेपर के लिए पढ़ना था,
इसमें जो अपना सिलेबस था, जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन है, लेबर लॉ है, और साथ में क्या सोशल सिक्योरिटी था। इन टर्मिनोलॉजी को समझना था। अब इन टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए हम लोग क्या किए थे, पहले बेसिक बात क्या, अगर हर टर्म के बारे में एक एक जानेंगे तब तो हम समझ पाएंगे कि हाँ ये किस तरीके से कनेक्टेड है। अगर हम लेबर लॉ नहीं जानते या इंडस्ट्रियल रिलेशन नहीं जानते तो हम नहीं बता पाते कि भाई लेबर लॉ इंडस्ट्रियल रिलेशन से कैसे कनेक्टेड है या इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ से कैसे कनेक्टेड है। इन सब बातों को हम समझने की कोशिश किए थे। साथ में इन दोनों का इंटरनेशन कैसे सोशल सिक्योरिटी से है, इसके बारे में भी पढ़ने की कोशिश किए थे दोस्तों। तो हम लोग क्या दोस्तों कि पूरी क्लास को एक बेसिक से, मतलब क्या है, एक बेसिक लेवल से कहीं ना कहीं एडवांस लेवल तक ले गए थे दोस्तों। अब एडवांस लेवल की बात करेंगे तो दोस्तों आपको पता होगा कि भाई हम लोग क्या, पहले इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर लॉ देखिए। अब इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर लॉ जहां देखिए सर उस पहली क्लास से आपको क्वेश्चन मिला है। मैं पहली क्लास में बताया था कि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वहां पे किस तरीके से लेबर लॉ में क्या क्या डिवाइड है, कि लॉ है तो लॉ किस तरीके से रिलेटेड है, किस तरीके से डिवाइड किया गया है, वहां पे क्या पर्सन है, सिटीजन है, ठीक है, वहीं पे एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉय है दोस्तों। तो उस टर्मिनोलॉजी से आपको क्वेश्चन देखने को मिला होगा कि एम्प्लॉयर क्या होता है, एम्प्लॉय क्या होता है, क्लियर है, क्लियर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिला दोस्तों। अब देखिए बेसिक बात और समझिए कि भाई वेलफेयर का कॉन्सेप्ट आया, वेलफेयर का कॉन्सेप्ट आया सोशल सिक्योरिटी से रिलेट करके देखिए। अब वेलफेयर का कॉन्सेप्ट आया और इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट था तो इंडस्ट्री के अंतर्गत जो डिस्प्यूट होता उससे रिलेटेड करके देखिए दोस्तों। तो लॉकआउट का क्वेश्चन हुआ हो या स्ट्राइक का क्वेश्चन हुआ है या बंदी का क्वेश्चन हुआ है दोस्तों, ये टोटल रिलेटेड था टर्मिनोलॉजी से। ये क्वेश्चन आपको सीधे देखने को मिला होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों ये चीज हम लोग समझे। इस चीज को समझने के बाद देखते हैं दोस्तों क्या पाते हैं कि जो हम लेबर लॉ कर रहे थे तो बहुत से मार्केट में जितनी भी कोचिंग थी सब लोग क्या कि भाई नए वाले से आएगा, पुराने वाले से आएगा, एसएस कोड से आएगा, किससे आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात को समझो कि जितनी भी क्लासेज हम शुरू में प्रोवाइड कर दिए थे एक्ट वाली, सर एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं है, उससे बियॉन्ड द लेवल नहीं है दोस्तों। और हम लोगों के मार्केट दिमाग में ये भेज भर दिया गया कि नहीं सोशल सिक्योरिटी से ही सिर्फ क्वेश्चन आएगा या यहाँ से क्वेश्चन आएगा। होता क्या है कि हम लोग यूपीएससी को प्रिडिक्शन करने के चक्कर में लग जाते हैं कि भाई प्रिडिक्ट कर दिया कि नहीं ऐसे पूछ रहा यही आएगा। भाई कभी नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं, कभी यूपीएससी को प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, खास तौर पे जो इरेगुलर पेपर है, जो लगातार पेपर नहीं होते हैं उसमें, ठीक है। अब देखो दोस्तों 2016 वाले पेपर में पैटर्न पूछा होता, 2017 वाले में लेबर लॉ के कितने नंबर आप क्वेश्चन थे दोस्तों, और अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अभी वाला जो पैटर्न हुआ, अभी जो पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन कम आ गए दोस्तों। तो प्रेडिक्शन ये नहीं लगाया जा सकता कि 20 से 25 क्वेश्चन केवल लेबर लॉ से रहेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ लेबर लॉ से क्वेश्चन रहेंगे। साथ में बात आती है कि किस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है दोस्तों। तो हम देखते हैं कि लेबर लॉ के अंतर्गत जो भी लेबर लॉ से जो भी क्वेश्चन था दोस्तों वो बेसिक कॉन्सेप्ट से कहीं ना कहीं क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्या है कि हमारे बच्चों के पास फोन आता था, कि हम लोगों के पास फोन आता था बराबर बच्चों का डाउट कि सर अच्छा इस एक्ट में ये चीज ऐसे है, ये ऐसे है, या इतने सेक्शन में क्या इनको याद किया जाए कि न किया जाए दोस्तों। तो हम आपको हमेशा बताते थे दोस्तों कि अगर उसे बहुत डीप जाना होगा, अगर पेपर में बहुत डीप जाना होता तो ये यूपीएससी जो ईपीएफओ का अपना पेपर है ना मेरे भाई, इसको जनरल पेपर नहीं करता, क्लियर है, जनरल पेपर नहीं करता। कहता मेरे भाई कि आप लोग वही पेपर देंगे जो लॉ किए हैं, क्लियर है, कि जो लॉ किए बच्चे हैं वही इस पेपर को दे सकते हैं, जनरलाइज नहीं करता। तो वो बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे बात पूछने की कोशिश करेगा और वही किया पेपर में, वही चीज देखने को मिला दोस्तों जो हर बार बात किए थे हम लोग दोस्तों, ठीक है। किसी भी एक्ट को डीप में जाकर कुछ पूछने की कोशिश नहीं किया, बेसिक बात आपसे पूछी गई थी दोस्तों, ठीक है। अब बात आती है कि भाई ठीक है आगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ध्यान दो दोस्तों। एक कंडीशन ये बन सकती है, एक कंडीशन ये है कि जो पुराने जो पेपर ये था वो पहले बन गया हो, क्लियर है। अब पहले बन गया है जिसके वजह से एसएस कोड के जो भी जितने भी वेज कोड था, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड था, सेफ्टी कोड था, ये सारे कोड थे, हो सकता है उनसे क्वेश्चन न पूछा हो। लेकिन आगे आने वाले जैसे एएसआरबी है, ईआईसी है, जो भी पेपर है वहां से डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही कि अब ऐसा नहीं है कि हम इनको छोड़ ही देंगे। क्या देखो उससे पहले पेपर में क्या सोशल सिक्योरिटी के बहुत सारे सेक्शन थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे, अप्रोचेस से बात हो या लेबर वेलफेयर से थ्योरी से बात हो, तो हर तरीके के क्वेश्चन वहां से पूछे गए। अभी सिंगल एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और मैं एक मजा मतलब एक अच्छी बात बताता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। अब बच्चों को लगता क्या था कि हम टीचर जो है वो अपने अनुभव से बताएगा क्या चीजें किस तरीके से पूछी जा सकती है। अब बच्चों को फोन आता था कि सर अलग कोचिंगों में सब सिक्योरिटी बता दिया गया, ये बता दिया गया, लेकिन क्या है अब वो ऐसा भी बात है कि सर उनके नोट्स में पहली ही बार पहले पेज में ये क्वेश्चन आया हुआ था लेवरेज वाला कि ये चीज वहां लिखा हुआ है दोस्तों। तो हम कहे भाई एक बात समझिएगा, क्या है कि हर कोचिंग का एक फंडा होता है। फंडा ये होता है बेसिक तौर पे कि भाई जो प्रीवियस ईयर पेपर में आया वो पूरा सामने रख दिया, जिससे बच्चा पढ़ेगा तो उसको लगेगा बस यही है,
क्लियर है, क्लियर। तो हम कहीं ऐसे करने की कोशिश नहीं किए भाई, साफ बात बता रहे हैं। हम लोग जनरल तरीके से पेपर पैटर्न को समझ के मेहनत किए और उसका रिजल्ट आपको दिखेगा दोस्तों, ठीक है। जो भी बच्चे हमारे थे वो अच्छा किए हैं, उनके मैसेज आए हैं, उनके फोन आए हैं हम लोगों पे। तो क्या है कि और हम उम्मीद करते हैं भाई सभी बच्चों का पेपर अच्छा हो, ठीक है। चाहे हमसे पढ़ा हो ना पढ़ा हो सके हमारा नोट से पढ़ा हो, उसी से भी अगर पढ़ा हो तो उसका अच्छा होना चाहिए भाई। भविष्य किसी का सुधरे उसमें गलत बात नहीं है दोस्तों। अब बात इस बात को समझना है कि एसएस कोड से इस बार क्वेश्चन नहीं आया तो क्या अगली बार क्वेश्चन आ सकता है? ऑब्वियस बात है, इससे क्वेश्चन आएगा, डैम श्योर है इससे क्वेश्चन आने वाला। देखो एक क्वेश्चन एक सेक्शन में प्रेडिक्शन आपने खुद से किया था, मुझे लग रहा था लेबर प्रोसेस आईएलओ से एक क्वेश्चन आएगा इस बार, लेकिन आया नहीं। लेकिन आने वाले पेपर के सामने आपको दिखेगा, डैम श्योर है आपको पेपर में क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। तो क्या है कि जो प्रेडिक्शन थी वो इस बार बिल्कुल सही सटीक नहीं बैठी, लेकिन हाँ जो तरीके से हम लोग क्वेश्चन पढ़े वो तो सटीक बैठा। अब रही बात प्रेडिक्शन किसकी, नंबर ऑफ क्वेश्चन की, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चन की। हम उम्मीद करते हैं कि लेबर लॉ में यार 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन आ सकते थे, ऐसा नहीं हुआ, मानते हैं बात को। लेकिन जितने भी क्वेश्चन आए वो हमारे क्लास से ही है, हम लोग जो पढ़े थे वहीं से है। और क्या बहुत इंटरनल पार्ट से पूछा नहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप देखेंगे पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे मात्र 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, मात्र 2 क्वेश्चन ऐसे अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से भाई मैं सब बता रहा हूँ, मुझे 2 क्वेश्चन ऐसे लगे जो कॉन्सेप्ट थे, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट थे। अब कॉन्सेप्ट का इसमें से एक डायरेक्ट फैक्ट था, एक इसमें डायरेक्ट फैक्ट था, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। बाकी एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना था कि क्या सही हो सकता है क्या नहीं सही हो सकता है दोस्तों, तो इस बात को समझिएगा। अब रही बात देखो कुल मिला के बात यह है कि आपको एक विश्वास के साथ भाई ऑल एग्जाम्स की टीम अगर आपके साथ मेहनत करे तो आपको विश्वास के साथ बने रहना है। और निश्चित तौर पे हम लोगों ने ईपीएफओ में अच्छा किया है तो आगे आने वाले हर सेक्शन में हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और हम आपसे वादा किए थे दोस्तों कि 3 महीने की क्लास से ही पेपर मिलेगा, आपको एकदम डैम श्योर पता होगा, ठीक है। और 3 महीने की क्लास में जो भी कराए थे पेपर वहीं से आया है, बाहर से। हाँ उसके बाद हम बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड किए, भाई पेपर का डेट बढ़ गया तो उस हिसाब से हम लोग और भी क्लासेस प्रोवाइड किए, तो वहां से क्वेश्चन है। अब खास तौर पे एक चीज देखो दोस्तों, हिस्ट्री वाला सेक्शन था, ठीक है। अब बच्चों का मैसेज आया था सर एंशिएंट का भी वीडियो कुछ पड़ गया है, मिडुअल का भी। भाई एंशिएंट मिडुअल देखो यूपीएससी लिख भले देता है लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन उठाता है। आपको क्या लगता है ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं है यार? ज्योग्राफी से कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिला है इसमें। तो क्या है कि किसी चीज को निगलेक्ट करके नहीं जा सकते आप, ठीक है। किसी चीज का फिक्स जीएस का कोई फिक्स दायरा नहीं होता, भले वो सिलेबस में लिख दिया लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से चीजें रिलेटेड है दोस्तों। ज्योग्राफी ऐसे नहीं रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो इकोनॉमिक्स तो अपने सिलेबस में था ही दोस्तों, समझ आए समझ आए। और अकाउंट के बढ़िया क्वेश्चन थे, तो वो सब जितने भी क्वेश्चन किए गए, चाहे पॉलिटी हो मतलब जो भी है, अकाउंट के क्वेश्चन रहे हो, चाहे लेबर लॉ के क्वेश्चन रहे, इंग्लिश के क्वेश्चन रहे, जो किसी भी सेक्शन कंप्यूटर का है, वो सारे सेक्शन ऑल एग्जाम्स के पेपर से कहीं ना कहीं 98% आपको दिखे होंगे। और अगर बात कर देंगे कि जो क्लास में है, और अगर हम टेस्ट सीरीज की बात कर देंगे तो टोटल क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के इधर उधर से करके वहीं से आया हुआ है दोस्तों। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो हमारा आगे भी ऐसा रहेगा और आगे जितने भी कोर्स है उसमें हम 3 महीने का टारगेट बना के चल रहे हैं दोस्तों, चाहे एसआरबी हो या एसआईसी जो भी है, जो जितने भी हमारे क्वेश्चन मतलब आने वाले जो खासतौर पे इससे है। और आगे एक पेपर और आने वाला है दोस्तों जिसमें कमिश्नर वाला जो पेपर है एपीएफसी वाला करेंगे, तो वो उसका भी हमारा टारगेट रहेगा कि हम अभी से आपको पढ़ा दें। देखो एक चीज समझ लो यार, तैयारी जब सोच लिए तभी से स्टार्ट है, ऐसा नहीं है कि पेपर आएगा तब पढ़ना स्टार्ट करें, तो वो बेहतर तैयारी आपकी नहीं हो पाएगी। जब आप सोच लेंगे आप चलो ठीक है इसके लिए टारगेट बना लिया, अब इसके लिए हमें पढ़ाई करना, तो अभी से लग जाना, आपके पास टाइम नहीं है भाई मेरे भाई, इस बात को पर्टिकुलर समझ लो। जिसका पेपर खराब हो गया है, ठीक है, वो घबराए मत, तुरंत इसके लिए लग जाए। ये इससे भी अच्छी और बड़ी पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। और पेपर पैटर्न सेम रहेगा, कुछ अलग नहीं होगा, समझ गए दोस्तों? तो घबराने की बात नहीं है, आपको लगे रहना है चीजों को, उसी स्पीड से उसी मेहनत के साथ आप चीजों को कंटिन्यू करना है आपको दोस्तों, ठीक है। क्लियर है? और उसमें हमारा साथ रहेगा हमेशा के लिए, चाहे राहुल सर हो चाहे राहुल सर की पूरी टीम हो, आपके साथ हमेशा लगी रहेगी दोस्तों, आपके साथ तत्पर है हम मेहनत करने के लिए। तो दोस्तों आपको भी मेहनत करना ही पड़ेगा, तभी हम अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे दोस्तों, ठीक है। देखो रिजल्ट पढ़ाने से ही रिजल्ट नहीं आता दोस्तों, बच्चे के मेहनत से भी रिजल्ट आता है दोस्तों। और रिजल्ट होगा ऑब्वियसली बात है, हमारा भी नाम होगा, हमारी कोचिंग के नाम होगा, हम भी आगे बढ़ेंगे और आपकी नौकरी लगेगी। इससे बढ़िया बात क्या है दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों क्या है कि चलो अब बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन किस तरीके से थे दोस्तों, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन को हम देखते हैं।
जैसे लिखा हुआ है कि देखो ये क्वेश्चन है जिसमें क्या है, मैं पहले ही क्लास में बोला था कि एम्प्लॉयर क्या होता है, एम्प्लॉय क्या होता है, इस चीज को हम डिस्कस किए थे दोस्तों, और वहां से सीधे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर सिंपल सी बात आप समझते हैं तो पाते क्या है कि बी क्या है, एक कुशल और अकुशल, मतलब स्किल्ड नॉन स्किल्ड अगर मतलब वर्कर है तो उसके बारे में कहीं कहीं बात किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो क्या है कि इस चीज हाँ एक चीज ध्यान देना, जो ये टिक लगा है उस पर मत जाना भैया, ये जिसका पेपर था हम वहां से उठाए, ठीक है, वो टिक लगा दिया जो लगा दिया अलग बात है, लेकिन जो आंसर होगा कुछ अलग होगा। तो दोस्तों और बंदी का मतलब क्या होता है ये भी आप समझ सकते हैं दोस्तों, किस चीज से मतलब कि किसी इंडस्ट्री को पूर्णतः बंद कर दिया जाना दोस्तों। हड़ताल और तालाबंदी, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जब पढ़ रहे थे तो हम आपको यहाँ पे बताए थे कि भाई जो हड़ताल होता है, जो स्ट्राइक होती है, हमेशा एम्प्लॉय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? एम्प्लॉय द्वारा किया जाता है। और जो तालाबंदी होती है दोस्तों वो किसके द्वारा किया जाता है? हमेशा एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो इसी से नॉर्मल टर्मिनोलॉजी से आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया, पहला क्वेश्चन दोस्तों क्लियर है? क्लियर है। और क्या है इसमें मिलाएंगे तो आपको मैचिंग पता चल जाएगा कि भाई क्या इसका आंसर रहा होगा दोस्तों। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या था, जैसे लिखा हुआ है कारखाना अधिनियम 1948, ठीक है, इसमें कुमार की परिभाषा के बारे में पूछेगा दोस्तों। तो आपको मैं बताया था, आप ध्यान दीजिए, इस पे एक बच्चे एक या 2-3 बच्चों का फोन आया कि सर फैक्ट्री एक्ट में ये लिख रहा है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ये लिख रहा है, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा हमको डिबेट। तो हम उस बच्चे को बताए थे कि भाई कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो पर्टिकुलर एक्ट का नाम देगा, उस एक्ट के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में? तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर एडजुलेंट की बात करेंगे, भाई कुमार की बात करेंगे, तो क्या वो 14 वर्ष वाली बात करता था? नहीं मेरे भाई, इसकी बात नहीं करता था। आपको कंफ्यूजन इन्हीं दोनों में होगा। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, आपको पता है, ठीक है। अब बात आती है इसमें और इसमें मेरे भाई, अब पर्टिकुलर इस एक्ट को लेके देखोगे तो इसमें सबसे अलग यही बात थी कि 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो किंतु 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं किया हो। तो यही सेक्शन था और इस पे क्वेश्चन था, उसमें परिभाषा आप अपना नोट्स उठाएंगे वहां देखेंगे कि डेफिनेशन वाले सेक्शन में ये जाके लिखा हुआ है दोस्तों कहीं ना कहीं, ठीक है। अब आगे देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या था, किस तरीके से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन था देखो एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन, किसी मतलब किसे नियंत्रित उद्योग कहेंगे, कंट्रोल इंडस्ट्री के तौर पे किसको देखा जाएगा दोस्तों कहने में। तो देखो दोस्तों इसमें क्या था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन क्या था, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है ना, डिस्प्यूट एक्ट है, वहां पे आपको मिल जाएगा ये चीजें, ठीक है। और क्या है कि सपोज करो क्या फैक्ट्री एक्ट में भी मिल सकता है, लेकिन क्या वहां पे जो बात लिखी गई है एक्ट के डेफिनेशन के अंतर्गत, वहां पाते क्या है कि कोई ऐसा उद्योग जिसका संघ द्वारा नियंत्रण मतलब लिया जाता है, जो यूनियन ले रहा है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ले रही है, और केंद्रीय अधिनियम द्वारा क्या लोक हित में समीचीन घोषित किया जा रहा है, मतलब क्या है पब्लिक इंटरेस्ट में। अब क्या है हिंदी वाले जितने भी बच्चे थे हम उनको पढ़ाए थे कि भाई डायरेक्ट एक्ट से पढ़ाए थे, इन शब्दों को पढ़ाए थे मेरे भाई। देखो इसीलिए मैं पढ़ाया था कि वो जब परिभाषा आपसे पूछेगा या कोई डेफिनेशन से पूछेगा तो सीधे एक्ट से उठा के रखेगा, क्लियर है। तो इन शब्दों से आप परिचित हो जाए उस समय, क्लियर है। और देखो आपके सामने सब कुछ दिख रहा है दोस्तों, क्लियर है। तो इसका आंसर भी आपको समझ में आया होगा, अगर आप पढ़े होंगे तो आप इसको आसानी से टिक मार दिए होंगे, ठीक है। तो अपने नोट्स में ये भी क्वेश्चन था दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि भाई देखो ये सेक्शन देखो, किसी भी श्रमिक मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है और ट्रेड यूनियन एक्ट, जो ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926 से इससे क्वेश्चन था दोस्तों। अब इसमें क्या था आपको पता ही चल गया होगा, मैं शुरुआत में बताया था कि मेरे भाई कम से कम 7 सदस्य कम से कम साइन करे पहली बात, तो ये हमेशा के लिए कंडीशन थी दोस्तों। तो उसमें एक्ट को आगे बढ़ाने से पहले ही हमने बताए थे, और क्या बताए थे कि भाई किस तरीके एम्प्लॉय का होता है, एम्प्लॉयर का होता है, एम्प्लॉयर का हो सकता है दोस्तों। ये सारी बात हम लोग वहाँ डिस्कस किए थे दोस्तों, क्लियर है। और वहां पे कितना 10% 100 वाली बात भी कही थी। तो लेकिन क्या है वहां साइन करने वाला क्या इतने सदस्य की आवश्यकता थी, ये तो ये भी अपने क्लास से ही था दोस्तों। और बेसिक क्लास जहां हम समझे थे वहां से क्वेश्चन था। देखो एक क्वेश्चन ये देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, ठीक है। मतलब ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के उपबंध के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन विवादों को व्यवसायिक विवाद माना गया है, क्लियर है दोस्तों, ठीक है। तो वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड और श्रम लेबर कंडीशन से रिलेटेड हो, ये सारा होगा दोस्तों, क्लियर है। सारी इसमें कंडीशन जो एम्प्लॉय से रिलेटेड है डायरेक्ट, वो कहीं कहीं ट्रेड यूनियन के अंतर्गत आ ही जाता था दोस्तों। तो इसके लिए ऑप्शन सी था दोस्तों आंसर, ठीक है। तो हमें बिल्कुल विश्वास है कि आप लोग बिल्कुल सटीक में आंसर मारेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन था। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन था जैसे दोस्तों आप देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्या है ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन है, और क्या सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाए थे तो आपको पता चल जाता मेरे भाई कि ये इसका आंसर 18 से 40 वर्ष की आयु वाला बात था। तो ये एक बार और आ चुका है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको जरूर लगाना है, क्योंकि वहां से डायरेक्ट रिपीट कर सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या बातें हैं हम लोग की। अब देखिए
क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन था जैसे उपादान संदाय अधिनियम। अब जैसे ग्रेजुएटी एक्ट है दोस्तों, इसमें अपर लिमिट क्या है? तो दोस्तों हम आपको क्लास में बताए थे कि वर्तमान में अपर लिमिट क्या है, 20 लाख रुपए हो गई है। कितनी हो गई है? 20 लाख रुपए हो गई है दोस्तों। बेसिक बात से एकदम क्वेश्चन था दोस्तों। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सोचो भाई, किसी वयस्क कर्मकार को के लिए एक सप्ताह में कम काम करने हेतु अनुमित घंटों का अधिकतम संख्या क्या है दोस्तों? अब खुद सोचो यार कि अधिकतम मैक्सिमम टाइम पीरियड के बारे में बात कहीं कर रहा है, तो ऑप्शन देखो मेरे भाई, कहीं 35 तो पहले काट देना था, 40 आपको ऐसे ही काट देना था। अब बात आती है 45 और 48 दोस्तों। तो जो क्लास में हम लोग बात किए तो हमेशा 48 आवर की बात करते थे, 45 आवर की कोई बात ही नहीं बन पा रही थी दोस्तों। तो 48 आवर अपना था, और अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करे थे उसमें भी ये सारी चीजें थी दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखिए लिख रहा है अगला क्या कि भाई ये क्वेश्चन लिख रहा है कि भाई वह अधिकतम अवधि क्या है जिसमें समुचित सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दरों की समीक्षा करेगी दोस्तों। ठीक है, या संशोधित करेगी दोस्तों। तो इस पे भी क्लास से पूरा इस पे डिबेट हुआ है दोस्तों। और इसमें भी सेक्शन क्या था कि भाई 5 वर्ष पे मिनिमम उनको करना ही करना पड़ेगा। अब मेरे भाई 5 वर्ष पे अगर थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो जो पुरानी दर से उससे आपको पैसा देना ही देना है दोस्तों। ठीक है, तो क्या है कि कहीं ना कहीं मजदूरी से रिलेटेड हम 2 एक्ट पढ़े थे, खास तौर पे 2 एक्ट पढ़े थे दोस्तों। ठीक है, जिसमें 1936 वाला 1948 वाला दोनों जगह था। तो ये सब चीजें हमें समझ, आपको याद होगा कि हम लोग कहीं शाही कमीशन के बारे में, रॉयल कमीशन के बारे में बात की थी, जो विटली कमीशन था। उसी रिपोर्ट में देखा गया कि 2-3 समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आधार बना के भाई टाइम से मजदूरी नहीं दी जा रही है, पर्याप्त मजदूरी नहीं दी जा रही, इस आधार पर एक्ट बनाया गया। तो टाइम से मजदूरी, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट बनाया गया 1936 में, मजदूरी दिया जाए टाइम पे। ठीक है, अब उसके बाद और भी जो समस्या थी उसको बाद में दूर करने के लिए भाई 1948 लाया गया, मिनिमम मजदूरी देने की बात कही गई दोस्तों इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है, रिवाइज करने की बात की गई, कितना रिवीजन, 5 वर्ष के रिवीजन करने की बात की गई थी दोस्तों। देखो ये सब समृद्धि सुकन्या योजना जो क्वेश्चन था दोस्तों, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था। आप चाहे होते अगर कोई भी पेपर लगाए हैं, या आप यूपी में एक पेपर हुआ था, इस पेपर से पहले अगर कोई दिया होगा, ऑब्वियस सी बात है वहां भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों। तो ये नॉर्मल चीजें हैं, जो नॉर्मल है वही आपसे पूछी जाती है दोस्तों। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम पाते हैं क्या कि इतने ही क्वेश्चन अपने थे जो ईपीएफओ स्पेशल से कहीं ना कहीं, वो भी लेबर लॉ वाले सेक्शन से आए हुए थे दोस्तों। तो अब ध्यान ये देना है दोस्तों कि क्या इसमें से क्वेश्चन पढ़े हुए आए थे कि नहीं पढ़े आए थे। ऑब्वियस सी बात है, सारे क्वेश्चन जितने भी आए थे वो अपने क्लास नोट से ही आए थे, जो अपनी क्लास हुई थी उसी से क्वेश्चन थे, और बेसिक पार्ट से क्वेश्चन थे, कहीं भी इंटरनल पार्ट से आपसे क्वेश्चन नहीं गया पूछा गया था दोस्तों। तो विश्वास बना कर कि हाँ, एक बात और आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि फिर से जो भी आगे की तैयारी अपने बच्चे कर रहे हैं अपने सेक्शन का, वो देखो फिर से ध्यान दें कि जो हम लोग कुछ एमसीक्यूज बनाए गए थे, ठीक है, जो हम पहले प्रोवाइड किए थे, वो हमेशा मैं बताया कि वो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज है, और उसमें जो भी सेक्शन दिए गए हैं, जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, उस टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब क्या है कि जिस टाइम वो पेपर हुआ था उस टाइम के अकॉर्डिंग उसका आंसर दिया गया है। क्लियर है, उसका आंसर उस टाइम के अकॉर्डिंग दिया गया है। उसको वहां पे एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो लोगों को डाउट होता, तो मैं बार कई बार वीडियो में बोल चुका हूं भाई कि जो भी सेक्शन है उसको इस तरीके से पढ़ना है इस प्रीवियस ईयर पेपर का, कि भाई पहली बात तो हम क्लास किए, अपडेटेड क्लास की, अपडेटेड क्लास करने के बाद उस क्वेश्चन को लगाना है। अब मैं हमेशा बताता था जब कोई भी सेक्शन पढ़ा रहा था कि अच्छा इसमें पहले इतना था, बाद में इतना हुआ, वर्तमान में इतना है, मतलब प्रेजेंट टाइम में ये है। तो वो आपको पता होगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा इसमें चेंज हो गया, इसमें चेंज हुआ है, तो अच्छा क्या चेंज हुआ है। तो वो आपकी तैयारी अच्छी हो, मतलब आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो, इसलिए ऐसा किया गया था दोस्तों। और अभी पेपर मिला है, फिर बाद में क्या हुआ दोस्तों कि हम लोग कुछ क्वेश्चन और भी प्रोवाइड किया, और सारे क्वेश्चन वहां पे अपडेट होकर मिले आपको। ठीक है, अब उन अपडेट क्वेश्चन से ही पेपर में पूरा क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। ठीक है, तो इन दोनों को अगर कर लेंगे आप, इन दोनों को आपको कर लेंगे तो आपको लेबर लॉ के सेक्शन से किसी भी तरीके से क्वेश्चन है वो आपको बचेगा नहीं, मतलब अच्छे से आप उसको सॉल्व कर सकते, वो आपको फंसा नहीं पाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों तो विश्वास बना के रहिए, आगे की तैयारी में लगे रहिए, और हमारी शुभकामनाएं, हमारी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ है दोस्तों। आप सेलेक्ट हो, इसी में सबकी खुशी है दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।